हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो आज हम लोग मिल चुके हैं क्लास 12 के एक नए लेक्चर के साथ। दैट इज लेक्चर नंबर 4 ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आपको क्लास नोट्स सिंप्लीफाइड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और एक डीपीपी शेयर किया जाएगा हर लेक्चर के बाद, जो कि आप घर पे उसे ट्राई कर सकते हैं, जो कि लेक्चर बेस्ड न्यूमेरिकल रहेंगे आपके पास, ताकि आप लेक्चर के बेटर अंडरस्टैंडिंग में वो आपको मदद करेंगे। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अभी तक हम लोग ने देख क्या रखा है? अभी तक हम लोग ये दिस इज आई गेस लेक्चर नंबर 4 ना। हाँ, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, अभी तक हमने 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और 3 लेक्चर्स में हमने सीखा क्या? 3 लेक्चर्स और प्रिसाइजली एक न्यूमेरिकल सेशन हुआ है हमारा। ठीक है, और आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो आई एक्सपेक्ट वो मैं आपको लेक्चर में बता दूंगा। ओके, चलिए देखें। टॉकिंग अबाउट अ ब्रीफ रिकैप, तो हम लोग ने पहले क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा। ये बहुत लंबे टाइम के बाद आपकी क्लास हो रही है आई गेस। ठीक है, लॉन्ग ब्रेक। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ रखा हमने। इसमें चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ रखा था, और चार्जेस के 3 प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किए थे। दैट आर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेशन लिविंग कंजर्व। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था? क्यू बराबर एन इंटीग्रल नंबर में ट्रांसफर होगा चार्जेस का। एंड द थर्ड थिंग वाज दैट चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, मतलब कि चार्जेस को अल्जेब्रिकली हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक चार्जेस के। ओके, मैं उसे लिखूंगा नहीं, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में, या फिर कुलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, व्हाट इज कुलम्स लॉ? कुलम्स लॉ को हमने बताया था कि सर वो जो है सो हमें बताता है कि दो चार्जेस अगर हैं यूनिवर्स में तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, वो कैसे लग रहा था? एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसी के लिए हमने फोर्स का फॉर्मूला भी निकाला था। ये फोर्स का फॉर्मूला क्या था? एफ बराबर के मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस का स्क्वायर। ओके, इसी का वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने इसको मीडियम में निकाला हुआ था। ठीक है, हमने बोला था कि फोर्स जो होगा वो वैक्यूम फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर और के। ठीक है, या फिर के। ठीक है, उसके बाद हमने इसका वेक्टर फॉर्म पर रखा था कूलम्स लॉ का। अगर आपको याद हो वेक्टर फॉर्म क्या था, बस आर कैप हम लगा देते हैं, डायरेक्शन जो होगा हमारा एफ वेक्टर बराबर के मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई आर वेक्टर। ओके, ये हमारा फोर्स आ गया था वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? इसके बाद हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर कुछ छूट रहा हो जस्ट रिकॉल इट एंड राइट इट डाउन एज अ ब्रीफ रिकैप। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सर फोर्स बराबर क्या होता है? क्यू ई होता है, या ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ चुका हूँ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज हमने देखा था, फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और वो कितना आता है? ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सॉरी, न्यूटन मीटर क्या मैंने बोला यूनिट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का? सॉरी सॉरी, न्यूटन पर कूलम होगा इसका यूनिट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मैंने शायद गलत बोल दिया। के का यूनिट आपको होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, ठीक है, just a minute. Fourth thing we have read it is इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में।
या लाइंस ऑफ फोर्स इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज मैंने 5 प्रॉपर्टी बताए हुए थे कि इस पे सर टेंजेंट डालेंगे तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सब बातें मैंने आपको बताई हुई थी लास्ट क्लास में। ये सब चीज़ आप ऐसे रिकॉल कर लेंगे एक बार नोट्स देख के। और मैंने कुछ बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद, आई गेस वो हमारा लास्ट टॉपिक था एज फार एज आई रिकॉल, कि पॉजिटिव के कारण से डाइवर्जिंग होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा ये कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव के कारण से कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। दिस इज रेडियली इनवर्ड, ठीक है। पॉजिटिव के कारण से कभी कभी इसे हम बोल देते हैं डाइवर्जिंग फील्ड, ठीक है, डाइवर्जिंग फील्ड। इसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कन्वर्जिंग फील्ड, ओके, इसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कन्वर्जिंग फील्ड, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम लास्ट क्लास, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग एल्स जो मैंने आपको बताया हो। छोटी छोटी बातें हैं जैसे कि फोर्स इन अ मीडियम हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया होगा मैंने, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया होगा, वेक्टर फॉर्म में कैसे ऐड कर, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया होगा, और ये कूलम्ब्स लॉ में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया होगा। वो सब चीज़ आप लोग एक बार न्यूमेरिकल बनाने के टाइम में हम लोग उसे फिर से रिकॉल कर देंगे, ठीक है। अभी तक हमारा दो दो लेक्चर हुआ है, उसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल सेशन था, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है, और आज हम लोग फिर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, डाइपोल के कारण से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर आई गेस हम लोग एक न्यूमेरिकल सेशन कंडक्ट करेंगे जो कि हमारा अगले क्लास में होगा, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर की किस टाइप से लेक्चर्स अपलोड होंगे ये चीज़ क्लियर होगी। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये होंगे क्लास 12 के लेक्चर, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये 3 दिन होंगे क्लास 11 के लेक्चर, ठीक है। आज का हमारा टारगेट क्या है, चार्ज डेंसिटी के बारे में। सही, चार्ज डेंसिटी कुछ होता है, ठीक है, जैसे मास डेंसिटी होता है उसी तरीके से चार्ज डेंसिटी भी कुछ होता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि होता है क्या है सर, व्हाट इज दिस। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ठीक है। इसको मैं आपको एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल के कारण से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग निकालने वाले हैं, ओके। दैट्स ऑल, चेक। मूविंग फॉरवर्ड हमें स्टार्ट करना है चार्ज डेंसिटी से, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं आपको चार्ज डेंसिटी शुरू में पहले बता देता हूँ, उसके बाद ये डिफिनीशन का होते रहेगा भाई। पहले फंडामेंटल समझिए कॉन्सेप्ट है क्या, उसके डिफिनीशन सब तो खुद भी बना लोगे, ठीक है, बात बनाने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं। चलिए देखिए, आई वाज टॉकिंग अबाउट चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए या चार्ज डेंसिटी बोलिए, टू बी प्रिसाइज हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है ये भी हम लोग अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक। चार्ज डेंसिटी को मैं 3 टाइप से कैटेगराइज करता हूँ, ओके। फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द थर्ड वन, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सेकेंड वन हमारे पास आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस या फिर इसी को हम लोग कभी कभी एरियल भी बोल देते हैं, एरिया के ऊपर एरियल चार्ज डेंसिटी। एंड द थर्ड वी नीड टू स्टडी अबाउट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। जैसे कि मास डेंसिटी आपको डिफाइन किया गया था, तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया और मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। सो इसी तरीके से चार्ज डेंसिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूँगा
कि सर लीनियर चार्ज डेंसिटी मुझे डिफाइन करना है, तो एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर से चार्ज डाल दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए 2 मीटर की ये लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज डाल दिया गया, ठीक है, तो मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के इसको डिनोट मैं करूंगा लैम्डा से, ठीक। अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी आपसे पूछूंगा कि 1 मीटर के 1 मीटर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, चार्ज कितना है बटा लेंथ कितना है, ठीक है, यानी कि Q/L, ठीक है, चार्ज बटा लेंथ आप मुझसे पूछेंगे कि चार्ज कितना दिया हुआ है आपने और लेंथ कितना है उसका, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, तो आप मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी बता सकते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जैसे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर यही चीज मैं सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मान लीजिए ये एक 2D सरफेस मैंने बनाया, ठीक है, ये 2D सरफेस बनाया, इसके ऊपर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं इसे छोटे से एरिया कंसीडर करूं और बोलूं कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो मैं सेलेक्ट करूंगा उसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बच्चा बताओ मुझे, तो आप क्या बोलिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ओके, सिग्मा से मैं इसे डिनोट करूंगा, तो सिग्मा बराबर मैं क्या बोलूंगा, सर चार्ज कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा बटा एरिया क्या है पर यूनिट एरिया, ओके, दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। इसके बाद आते हैं हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, सर किसी वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो इसको मैं रो से बताऊंगा, रो बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगी, सरफेस लीनियर चार्ज क्या हो गया, सरफेस चार्ज क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज क्या हो गया, सॉरी जस्ट अ मिनट, इज इट विजिबल नाउ, ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज क्लियर है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किस चीज से डिनोट करेंगे, लैम्डा से, ठीक, इतना चीज क्लियर है। इसके बारे में मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। सो लैम्डा विल बी स्केलर क्वांटिटी, ये चीज आपको दिख रहा होगा, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, सो लैम्डा विल बी स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं लैम्डा के यूनिट के बारे में, तो यूनिट क्या हो जाएगा, सर चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट की बात की जाए अगर तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर, ओके, कूलम पर मीटर, ठीक। इसके डायमेंशंस के बारे में हम बात कर सकते हैं, कूलम का डायमेंशन क्या होता है, A1 T1 या I1T1, ठीक है, और लेंथ का डायमेंशन L इनवर्स, ठीक, ये चीज आई गेस आपको समझ में आ रहा हो। और इसे अगर हमें लिखने बोला जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे, सिस्टमेटिक ऑर्डर में, जो हमारा कन्वेंशनल ऑर्डर है, ऑल दो इसके हम मार्क्स ऐसे कुछ कटते नहीं है, बट फिर भी जो कन्वेंशनल ऑर्डर हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसी में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, M0 L-1 T1 A1, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका डायमेंशन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो ये कैसा क्वांटिटी होगा, इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, सिग्मा का यूनिट, हाँ रिप्रेजेंटेशन का तरीका आप देख लीजिए, इसे हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत कर लो, सिग्मा, सिग्मा हो गया तुमरे अल्फा बीटा गामा सिग्मा वो वाला सिग्मा, ठीक है, ये छोटा सिग्मा होता है, एक समेशन वाला भी सिग्मा होता है, ठीक है, दिस इज लैम्डा, दिस इज लैम्बडा, ठीक, एंड दिस इज रो, रो को तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम कैसे डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट, मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है रो से, ये चीज आपको याद होगा अगर आई गेस, ठीक है, क्लास 11 से, ठीक है। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर,
एरिया है सर, सर चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो इसके डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, m0 आएगा क्या, तो मैं सीधा सीधा डायमेंशन लिख रहा हूँ, l-2 आएगा क्या, a1 आएगा क्या, सॉरी p1 आएगा पहले क्या, i1 या a1 आएगा क्या उसके बाद। चलिए ये हो गया मेरा डायमेंशंस। ओके, टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ मिनट बच्चा, माय फोन इज रिंग, सॉरी गाइस, टुडे इज अर्थ डे गाइस। आप लोग को पता है क्या, आज 22 तारीख है, 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं। पेड़ पौधा लगाइए, गर्मी भगाइए, ठीक है, दिस इज आवर मोटो। ठीक, सो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो इस ये कैसा क्वांटिटी होगा, इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। आई होप दिस थिंग इज विजिबल टू यू। अब मैं जल्दी जल्दी से लिखता हूँ थोड़ा सा। सिग्मा का यूनिट क्या क्लियर है क्या, कूलम पर मीटर क्यूब, और इसके डायमेंशन आपसे क्लियर है क्या, सॉरी सिग्मा मैंने बोल दिया था, ओके, क्या हो जाएगा, m0 l-3 a1 सॉरी t1 a1, डन। ठीक, चलो दैट्स ऑल अबाउट चार्ज डेंसिटी। ये 3 टाइप के चार्ज डेंसिटी होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक बार डिफिनीशन रीड आउट कर देता हूँ तो चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी, बोर्ड में आपको लिखना कैसे, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, लैम्ब्डा से, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट, मैं तो सब कुछ आपको बता दिया हूँ, बस ये फॉर्मूले में डिफिनेशन दी, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर एरिया ऑफ द यूनिट या चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल सिग्मा, ओके, ठीक है। जस्ट लेट मी राइट द सिंबल सिग्मा हियर, जस्ट, ठीक है, अब विजुअल, ओके। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या इसी को कभी कभी सरफेस को एरियल भी बोल दिया जाता है, कंफ्यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। इट इज डिनोटेड बाय रो, ठीक है। सारे के यूनिट डायमेंशन अपने को क्लियर है क्या, ये यूनिट डायमेंशन बचे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, ऑल्दो नॉट इन द सीबीएसई बोर्ड, बट कभी कभी पूछा जाता है। स्टेट बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, स्टेट बोर्ड में हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ का यूनिट आपको मैं जब स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आपको दिख जाएगा, ओके। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ठीक। अब मैं बात करूं अगर, जैसे कि ये चीज़, एक और चीज़ मैं इसमें आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा, ठीक। लैम्डा बराबर क्यू बाई एल भी हम बोल सकते हैं, और जब ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगा, यानी कि समझिए ऐसे, ऐसे समझिए आप, ठीक। मान लीजिए ये 2 कूलम चार्ज है, 2 मीटर के ऊपर स्प्रेड है, ठीक। अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि 1 कूलम चार्ज 0.5 मीटर में स्प्रेड है, और बाकी का 1 कूलम चार्ज, बाकी रेस्ट 1.5 मीटर में, ठीक है। ये 0.5 मीटर को दर्शा रहा है, ये 1.5 मीटर को दर्शा रहा है, यानी कि 1 कूलम चार्ज, ये तो अब यूनिफॉर्म नहीं ना रहा, यूनिफॉर्म तब होता जब 1 कूलम इधर रहता है, 1 कूलम इधर रहता। यहाँ पे अब आपको दिया जाए कोई रिलेशन जो होल्ड कर रहा होगा इस दोनों के बीच में, तो इस केस में हम लोग यूज क्या करेंगे, लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एल, हम लोग एक एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल लेंथ कंसिडर करेंगे, ठीक है। और वहां पे एज्यूम करेंगे कि चार्ज क्या है, डी क्यू है, ठीक है। सो लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एल, ठीक है। हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, एक छोटा सा लेंथ एज्यूम करेंगे, वहां पे एज्यूम करेंगे कि चार्ज कितना, डी क्यू चार्ज है, और उसके बाद जो लेमडा का रिलेशन दिया रहेगा उसकी मदद से हम लोग चार्ज को निकालेंगे इंटीग्रेट करके, इसके इस पे कुछ न्यूमेरिकल आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सिग्मा का दूसरा फॉर्म क्या बोल सकता है,
जब सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी ए, ये दोनों चीज के लिए एप्लीकेबल है, वेदर इट्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों के लिए ये चीज वैलिड है, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया, अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये सीधे आप, जस्ट अ मिनट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इस डीएल को मैं इधर लाऊंगा, ठीक है। सो डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, जस्ट अ मिनट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डी क्यू बराबर लेमडा डीएल आ जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे मुझे क्यू मिलेगा बराबर लेमडा इंटू एल बनेगा, फॉर्मूला मेरा वही आ गया, क्यू बराबर लेमडा इंटू एल, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए हैं, ठीक है। सो उसको आप न्यूमेरिकल्स में देखिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। एलिमेंटल हम लोग जनरली जब भी कंसिडर करते हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, क्वेश्चन में अगर रिलेशन दिया हो तो हमें पता चल जाता है नॉन नॉन यूनिफॉर्म चार्जेस की, बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो हम लोग छोटा सा लेंथ या छोटा सा एरिया या छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करके उसके बाद न्यूमेरिकल को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। देखिए, तो डी क्यू बराबर मैं क्या बोल दूँ, लेमडा इंटू डी एल होता है, ठीक। और उसके बाद फिर अगर मुझे इस तरीके से फोर्स निकालना होगा किसी पॉइंट चार्ज पर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस डी एल लेंथ के कारण, तो बस हमें ये चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, डी एफ क्या हो जाएगा, छोटा सा फोर्स जो छोटा सा लेंथ लगाएगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू लेमडा डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे लेमडा डी एल कहाँ से आ गया, डी क्यू की जगह पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब अगर मुझे ये फोर्स निकालना है तो मुझे पास सिंपल सा तरीका है, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। और एक इंटीग्रेशन में एक चीज मुझे माइंड में ये चीज रखनी है कि बच्चे ये आर जो रहेगा ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग से ऐसा इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाएगा, ये आर जो है ये इस केस में क्या होगा, वैरी करेगा। अगर यहाँ पे जो डीक्यू लेंथ हम कंसीडर करेंगे वो डीक्यू लेंथ हम यहाँ पे कंसीडर कर अगर मैं करूंगा तो ये दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा, आर वन हो जाएगा या आर प्राइम हो जाएगा या दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, तो ये आर भी फंक्शन होगा इसका, ठीक है। आर विल ऑल्सो कॉन्स्टेंटली चेंज, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पूरे फंक्शन, इसमें कांस्टेंट कोई भी टर्म नहीं है, इस पूरे फंक्शन को मुझे डीएल के टर्म्स में लाना पड़ेगा, फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर मुझे कोई रिलेशन दिया हुआ है तो, ठीक है। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस में बोल सकता हूँ, ठीक है। और तो फिर फोर्स में क्या लिखूंगा, क्यू नॉट इंटू सिग्मा डी एस बाई स्क्वायर, क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक 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 है ठीक है ठीक है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर, और मैं आगे की तरफ बढ़ना चाहूँगा, ओके 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 ओके। इसमें मैं टाइम नहीं स्पेंड करूँगा, आई नो आई डोंट नो व्हाई दिस स्लाइड इज, बट ये आपके लिए लीस्ट रिलेवेंस की चीज़ है, ये आपके लिए बोर्ड में या बोर्ड में पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। बोर्ड में आपसे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिक होगा इसका, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपसे वही पूछा जाएगा, ओके। बट मैं नॉन यूनिफॉर्म के भी कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आज की स्लाइड में, तो वो आप देखना चाहिए, ठीक है, कर सकते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता क्या, मतलब मैंने आपको समझा दिया, एक बार डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं लोग। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, if the charge distribution is uniform, is the charge is distributed uniformly, ठीक है। अगर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब क्या, जैसे मैंने बोला आपको कि 5 कूलम का चार्ज है और 5 मीटर में स्प्रेड है, 5 मीटर में स्प्रेड है, ओके। 5 कूलम का चार्ज है, 5 मीटर में स्प्रेड है, तो 1 मीटर में अगर 1 कूलम चार्ज है, दूसरे मीटर में भी 1 कूलम चार्ज है, तीसरे मीटर में भी 1 कूलम चार्ज है, चौथे मीटर में भी 1 कूलम चार्ज है, पांचवें मीटर में भी 1 कूलम चार्ज है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, हर लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, इसी के लिए मैं इसे क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, होमोजीनियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। दूसरी चीज आती है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो मैं आपको इसको कैसे समझाऊँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे सर 2 कूलम चार्ज आ गया और यहाँ पे इसका मान क्या 0.5 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो सर ये चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं ना हुआ, किसी पोर्शन में ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया, इसी तरीके से इधर भी हो सकता है कम ज़्यादा, तो ये कम ज़्यादा हो रहा है कंटिन्यूसली, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इफ द चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली,
and is spread and is not spread over the surface uniformly, then it is सरफेस पे नहीं हमेशा बात होगी, इसमें लेंथ पे भी बात होगी, ये वर्ड यहाँ पे गलत है. इट इज नॉट स्प्रेड ओवर द surface, yeah, it is not spread over the length, ठीक है. Then it is described as non-uniform charge distribution. I hope these things are, these definitions are clear. Okay, if the charge is not distributed uniformly, non-uniform charge distribution. ये सब डेफिनेशन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लीस्ट रिलेवेंस है ये सब, ठीक है. बस मैं आपको थिंग्स के साथ अवेयर कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. दिस इज द ब्लैंक स्लाइड, यस, ठीक है. आई विल नीड इट, ठीक. देखिए, चलिए पहला न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल आपसे बच्चे अगर मैं पूछ, देखिए मैं पहले आपसे एक बेसिक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है. इफ अ चार्ज ऑफ 10 microcoulomb is spread over a square sheet of length, square sheet of length 0.5 meter, then find the charge density. चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी निकालनी है ये भी मुझे बताई नहीं गई है, ठीक है. अगर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए क्या क्वेश्चन बोला, चार्ज 10 कूलम का है, 10 माइक्रोकूलम का, वो स्प्रेड किया गया है स्क्वायर शीट, शीट शीट मतलब पेपर, ठीक है, पन्ना, यानी कि ये सरफेस की बात की जा रही है सर. सरफेस शीट को हम लोग जनरली सरफेस लेंगे. अब बहुत सारे बच्चे इसमें आर्ग्यू करते हैं कि वॉल्यूम क्यों नहीं लेंगे सर, उसके पास थोड़ा सा भी वेट तो है ना, थोड़ा सा भी, तो उस थोड़े से वाले को हम लोग नेग्लिजिबल विड्थ मानते हैं और उसे हम लोग शीट ही कंसिडर करेंगे. ये 2D प्लेन में 2D फिगर है वो, ठीक है. वॉल्यूम के लिए आप कॉपी को वॉल्यूम एज्यूम कर सकते हैं, दैट मे हैव सम थिकनेस, वेट होता है उसमें. बट प्लेन शीट को, जो पन्ने की बात हो जाएगी, पतले से पन्ने को, उसे हम लोग जनरली 2D फिगर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है. बहुत सारे बच्चे आर्ग्यू करने के लिए करते हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट ओवर हियर, ठीक है. वो एक स्क्वायर शीट के ऊपर, अब मैं फिगर बनाता हूँ एक स्क्वायर शीट का. एक स्क्वायर शीट मैंने ले लिया, इसका लेंथ कितना है 0.5 मीटर, ये लेंथ कितना है 0.5 मीटर, ओके, ठीक. अब ये चार्ज क्या है, स्प्रेड किया गया है. अब मुझसे बोला तो नहीं गया सर यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली है, या कोई रिलेशन तो मुझे नहीं दिया गया है इसको लेकर. मुझे कोई रिलेशन दिया गया है कि इसको लेकर, नहीं दिया गया है सर. तो मैं क्या करूँ सिस्टम में, हाँ, तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे बताया नहीं गया है कि ये यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली है, या कैसा है, मुझे ये तो बताया नहीं गया, तो मैं इसे कंसिडर क्या करूँगा, एज्यूम करूँगा कि ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ओके. यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, ठीक. सॉरी, नॉट लैम्डा, वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है. सरफेस के ऊपर, शीट के ऊपर ना, 2D फिगर के ऊपर चार्ज को डाला गया है, दैट इज सिग्मा से हम डिनोट करेंगे. सिग्मा बराबर क्यू बाई ए. तो सिग्मा बराबर मैं क्या कर दूँ, व्हाट इज क्यू ओवर हेयर, 10 गुने 10 का पावर -6 कूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया क्या हो जाएगा मेरा 0.5 इंटू 0.5, ठीक है. ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज़ आप समझ में रहा है. एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर, ये लेंथ दिया हुआ है, ये विड्थ दिया हुआ है, एरिया क्या हो जाएगा इसका, ओ सॉरी मैं बार बार विड्थ हुआ तो बोल रहा था, मुझे हाइट बोलना था. एरिया क्या हो जाएगा इसका 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है. साइड स्क्वायर हो जाता है एरिया, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को पता होगा. सो सिग्मा बराबर मैं क्या कर दूँ, 10 इंटू 10 का पावर -6, और इसको मैं 2 इंटू 2 कर दूँ, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं 0.5 इंटू 0.5, पॉइंट हटा ऊपर 10 इंटू 10 आया, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, यानी कि सिग्मा बराबर 40 इंटू 10 का पावर -6, यूनिट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 का पावर -5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके 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 ओके, दैट्स माय आंसर, ठीक है. ये हो गया एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन, सीधा सा सादा सा क्वेश्चन, ठीक है. चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ. अब
थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। फाइंड टोटल चार्ज, ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मैं एक क्वेश्चन आपसे करवा दे रहा हूँ, बट ये आपके लिए लीस्ट रिलेवेंस का रहेगा। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अगर बोर्ड का क्वेश्चन होगा PYQs में तो मैं उसे आप बोर्ड के बूस्ट वाले बैच में करवा दूंगा, या बोर्ड के जो मैं डाउट वाले क्वेश्चन वाले सीरीज करवाऊंगा उसमें मैं आपको ये करवा दूंगा। ठीक है, वैसे बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक, चलिए देखिए। फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ थिन रॉड whose linear charge density varies according to lambda बराबर lambda नॉट x। ठीक है, रिलेशन क्या दिया हुआ, lambda बराबर lambda नॉट x, ये रिलेशन दिया गया। और यहाँ पे एक और बात क्वेश्चन में लिखी रहनी चाहिए, x इज इन डिस्टेंस, x इज डिस्टेंस। ठीक, चलिए एक थिन रॉड है लेता हूँ मैं, सबसे पहले कंसीडर करूंगा मैं एक थिन रॉड, ऑल्दो ये थिन नहीं है बट आपको समझाने के लिए ये थिन है। ठीक है, ये थिन रॉड के मैं x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ dx। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट का क्या कंसीडर करता हूँ dx, और इसके पास चार्ज एज्यूम करता हूँ कि dq चार्ज है इसके पास चार्ज कितना एज्यूम करता हूँ मैं कि dq चार्ज है इसके पास। ठीक है, सो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं इस केस में लैम्डा को क्या लिखूंगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dx होगा क्या गाइस। ठीक, बट लैम्डा, तो इसी तरीके से मैं dq बराबर क्या बोल दूँ, लैम्डा इंटू dx। ठीक है, लेकिन लैम्डा का हमारा वेरिएशन दिया हुआ है x के साथ, कैसे वेरी करता है लैम्डा, लैम्डा नॉट x इंटू dx। यहाँ पे लैम्डा का वेरिएशन मेरा दे रखा है क्वेश्चन में, कि लैम्डा जो होगा वो लैम्डा नॉट इंटू एक्स है। ठीक है, क्वेश्चन में वो गिवन है मेरे पास। सो इसीलिए मैं फिर अब क्या करूँगा, मेरा सारा फंक्शन आ गया, इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं लिमिट को चूज करता हूँ। ठीक है, लिमिट चूज करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, देखिए डी क्यू मुझे चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है मुझे, टोटल चार्ज पूछा गया है। तो मैं यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ इस लेंथ से, जब मैं यहाँ पे हूँ तो चार्ज कितना है मेरे पास, जीरो। लेंथ जब जीरो, एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो चार्ज मेरे पास जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो चार्ज जीरो है। ठीक है, लेट मी राइट डाउन द, एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो चार्ज मेरे पास जीरो है। ठीक, अब जब एक्स बराबर एल हो जाएगा, यानी कि टोटल लेंथ में इसका एल मान रहा हूँ, अगर मैं टोटल लेंथ इसका एल मान रहा हूँ, टोटल लेंथ क्या मान रहा हूँ, एल मान रहा हूँ, जब टोटल लेंथ एल हो जाएगा एक्स की वैल्यू तो चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू मान रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये इनअप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ कुछ कंसिडरेशन और करना पड़ेगा। एज्यूमिंग टोटल चार्ज कैपिटल क्यू में एज्यूम कर रहा हूँ, और टोटल लेंथ ऑफ रॉड में क्या एज्यूम कर रहा हूँ, एल एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, सो डी क्यू मुझे कहाँ से कहीं, जब लेंथ एल हो जा रहा है, एक्स जब एल हो जा रहा है तो चार्ज क्यू है। ठीक है, मैंने लिमिट डाल दिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट क्यू माइनस जीरो। आई होप आपने बेसिक मैथ्स में डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रखा होगा। ठीक है, क्योंकि ट्वेल्थ में आपको अगर मैथ से बैकग्राउंड से है तो ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन पढ़ने में अभी टाइम है। ओके, अभी आप लोग मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ये सब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ITF। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, here we get lambda नॉट x, जस्ट अ मिनट, here we get lambda नॉट हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किस चीज का बचेगा, x इंटू डी एक्स का पावर 1 है, 0 से l तक मुझे इंटीग्रेट करना। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा अपने एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के लिए, x का पावर n dx क्या होता है, x का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, जस्ट इसी फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूँ। x का पावर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q माइनस जीरो विल बी q। ओके, लेमडा नॉट इंटू एक्स का पावर 1 है तो मैं इसे कितना कर दूँ, एक्स की पावर 2 कर दूँ, एक्स का पावर 1 प्लस वन 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। q बराबर लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई
2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है 0/2, तो 0/2 इज नथिंग बट 0, सो वी आर लेफ्ट विथ q बराबर लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाई 2। ओके, ये आ गया मेरा यूनिट ऑफ, ये आ गया मेरा टोटल चार्ज, इस पे इतना रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन आई गेस। ठीक, चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ओ ओ ओ ओ इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज इतना, देन फाइंड द टोटल चार्ज ऑन सेमी सर्कुलर रिंग। चलिए ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाना होगा अगर मुझे न्यूमेरिकल सीरीज वाले लेक्चर में आपको करवा दूंगा। अब हर किसी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, तो हर किसी के लिए मैं लेक्चर, अब जिसको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना हो उसके लिए मैं क्यों इतना, उसको मैं क्यों लेक्चर टफ करके दूं। ठीक है, जितने भी कोचिंग है, कोई 11th 12th नहीं पढ़ाता, सारे जेई नीट सब लोग उसी रैट रेस में लगे हुए हैं। ठीक है, आप उस रैट रेस से बाहर निकलिए, आप कुछ अलग कीजिए। ठीक है, माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। बट जिसको जेई नीट नहीं करना भाई, दुनिया अलग है, दुनिया बहुत अलग है, दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है, 75 और ऑप्शन है, जेई नीट सब कुछ नहीं होता। तो ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस सब क्वेश्चन को मैं लेक्चर सीरीज के अंदर नहीं करवाऊंगा। ओके, इसको मैं न्यूमेरिकल सेशन जो भी करवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए, तो उसमें आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तब तक के लिए ये आपका होमवर्क है। आप इसे सबमिट कहाँ करेंगे, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको नीचे में लीव अ कमेंट ऑप्शन दिख जाएगा, आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स खोलेंगे। ठीक है, और वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स खोलेंगे, वहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर सकते हैं। ओके, आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, सो टेलीग्राम पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे बात करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, लीव अ कमेंट वाले बॉक्स में जाना है, आपको कमेंट छोड़ना है, और कमेंट पे बहुत सारे बच्चे उस कमेंट को देखेंगे और उस पर बहुत सारे बच्चे अपना रिप्लाई देंगे, सब कोई अपना ओपिनियन देगा कि सही है गलत है, तो उस हिसाब से चीज़ें वहाँ चलेंगी। ओके, ठीक, ये क्वेश्चन मैं क्यों छोड़ रहा हूँ आपको क्लियर है क्या। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी जिस एज में है ना, आप लोगों को खुद नहीं पता मुझे करना क्या है। ठीक, आप लोग लिटरली, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं जब आपकी एज में था तो मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है इसीलिए मैं भी इंजीनियरिंग की तैयारी करने जाऊंगा। मेरा दोस्त डॉक्टर बनने जा रहा है तो मैं डॉक्टर बन नहीं सकता हूँ, बायो मेरा है नहीं, तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं इंजीनियर ही बनूंगा। एंड हियर आई एम विदाउट इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, सो जरूरी नहीं है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, बहुत सारे प्रोफेशंस और हैं जहाँ पे आदमी सक्सेसफुल होते हैं, जिनकी बातें की जाती है। और अगर आपको ऐसा लगता है पैसा, इंजीनियरिंग कर लेंगे पैसा आएगा, डॉक्टर बन जाएंगे पैसा आएगा, तो पैसा कुछ नहीं है बच्चे। पैसा, मैं ऐसे अगर बोल रहा हूँ पैसा कुछ नहीं है तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि पैसा, आपको जिस तरीके से पैसे को देखते हैं वो वैसा नहीं होता है पैसा। पैसा इज समथिंग जिसको आप टूल की तरह यूज कीजिए, कि पैसा है मेरे पास, ठीक है, बस खाने के लिए पैसा है, अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए पैसा है, बस हो गया, उसके बाद मुझे पैसा क्यों चाहिए। ठीक है, सो लाइफ में जो भी कीजिए उसमें बस अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप, वेदर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना होगा, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए, ताकि आप उसके जेनिथ पे पहुंच सकें, आप उसके टॉप पे पहुंचे, और आप वहां से आप स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर फेलो को बता सके कि वहां पे कुछ नहीं रखा हुआ है भाई, मैं वो करके बैठा हुआ हूँ, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे भी शांति नहीं है। बहुत सारे इंजीनियर जो मैं दिखा दूंगा जो कि बिल्कुल शांति के नाम पे कुछ नहीं है उनके पास, और बहुत सारे मैं ऐसे भी एम्प्लॉयड आपको दिखा दूंगा जिनके पास अच्छी जॉब है, वेल अर्न मनी है। ठीक है, और वो बहुत खुश है, वो इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं की है, कभी कभी नीट की डिग्री नहीं ली है। ठीक है, जरूरी नहीं है, मैं बार बार आपके लिए ये बात बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे आजकल भी सुसाइड का बहुत सारा इतना रेट चल रहा है, मैं आपको यही बताऊंगा कि ये सब चीजें जो होती हैं, आप छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं पीयर प्रेशर के अंडर में, सब बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई एक कम्पिटिटिव एग्जाम आपका फ्यूचर नहीं डिटरमाइन करेगा, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा, बहुत ऊपर है। सो जस्ट, बोलते बोलते मैं खुद सेंटी हो जाता हूँ, तो बस कहाँ से कहाँ मैं चला गया। ओके, जस्ट आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो आपका मेन गोल है, अभी अभी आप पर्टिकुलरली 12th में हैं, अगर आपने नहीं सोचा है कि मुझे क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, नीट करना है,
तो कुछ नहीं करना, आपको बस 12th देना है। अगर आपने सोचा नहीं है तो, अगर आपने सोच रखा तो आप वेल एंड गुड, आगे बढ़िए, आप बढ़िए आगे। आप बहुत ज़्यादा, अगर ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्रेशर में आके, किसी पेरेंटल प्रेशर में या किसी सोसाइटल प्रेशर में आके आपको कुछ ऐसा स्ट्रीम ना चुन ले कि आप उस स्ट्रीम को करते करते आप फ्रस्ट्रेट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया हूँ, बट जस्ट बियर, आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत बोला, बट आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है मेरे करियर के बारे में मुझे पता हो, मुझे नहीं पता है। लिटरली मैं 12th में था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं आईआईटी में बैठा हुआ हूँ। लिटरली मैं ये सोच रहा था कि मैं आईआईटी में बैठा हुआ, मैं और मेरा भाई जाएगा आईआईटी की तैयारी करेंगे, मस्त एकदम आईआईटी में जाएंगे दोनों भाई साथ में, रौला जमेगा, उसका 4 साल बाद पैसा ही पैसा, अंधा पैसा। भाई आईआईटी का प्लेसमेंट सेल जाके देखो, प्लेसमेंट वहां पे आईआईटी भी पैकेज अच्छी नहीं लग रही है आजकल। ठीक है, इतना मार्केट अभी वोलाटाइल चल रहा है ना कि पैकेज किसी की अच्छी नहीं है, जब तक आप किसी चीज में एक्सेल नहीं कर रहे हैं। आप एक्सेल करने के लिए जरूरी नहीं है प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाएं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से एक्सेल कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने आने चाहिए, आप कॉन्सेप्ट समझने आने चाहिए। ओके, चलिए, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, आप मुझे इससे सॉल्यूशन टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। ओके, मैं आपको थोड़ा सा हिंट अगर दे, हिंट भी नहीं दूंगा मैं, हिंट भी नहीं दूंगा मैं आपको। ठीक है, आप मुझे इसका सोल्यूशन टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, या फिर आपको मैं ये सेम न्यूमेरिकल, आपको मैं न्यूमेरिकल सेशन अगले क्लास में होगा, अगले लेक्चर में, तो उसमें मैं आपको ये करवा दूंगा। ठीक है, दिस इज ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नेम क्या है, @simplify, आप सर्च करेंगे, आपको टॉप पे इस लोगों के साथ हमारा चैनल दिख जाएगा, उस पर आप हमें भेज सकते हैं। ओके, चलिए, अब हमारा मुद्दा का चीज आता है जो कि बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब बात ये बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा डाइपोल क्या होता है। जस्ट इसको आप ऐसे समझिए कि सर, इक्वल चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मान लीजिए एक चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, और इसको जब सेपरेट करेंगे हम कुछ डिस्टेंस डी से, तो ये डाइपोल बनेगा। ठीक है, डाइपोल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, डाइपोल बस एक चीज को बोला जाता है, जैसे इस चीज को मोबाइल फोन बोला जाता है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। डाइपोल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट को पेन बोला जाता है। ठीक है, स्टाइलिश बोला जाता है। इस स्टाइलिश का काम क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज डाइपोल मोमेंट। इस स्टाइलस है ये। ठीक है, इसको बोला क्या जाता है, स्टाइलस बोला जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब बनेंगे और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेट, जनरली ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। ठीक है, equal and opposite charge separated by a very small distance forms an electric dipole। ठीक है, इस मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मान लीजिए यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे -1 कूलम का चार्ज है। ठीक है, -1 कूलम, ठीक है, -1 कूलम। ठीक, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी। ठीक है, तो जब ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा तो ये डाइपोल बनेगा। ओके, जरूरी नहीं डिस्टेंस छोटा हो, ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे बुक्स में लिखते हैं फॉरेन ऑथर कि डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जरूरी नहीं है हमेशा हो। डाइपोल के लिए बस कंडीशन क्या, इक्वल और अपोजिट चार्जेस दोनों को कुछ दूरी पे रखा जाना चाहिए, दैट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल सेपरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल या फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हर डाइपोल का, एवरी डाइपोल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हर डाइपोल का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैंने आपसे के साथ ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं। जस्ट हेलो एवरीवन, चलिए। सो हाय यू गाइस, गाइस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट। ओके ओके ओके, सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सर डाइपोल मोमेंट एक प्रॉपर्टी है डाइपोल का। डाइपोल, व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, ये क्या हो रहे हैं।
डाइपोल मोमेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइपोल, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी फॉर डाइपोल, ठीक है। डाइपोल मोमेंट किसे बोलते हैं सर? डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट जस्ट इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्म करता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी से, ठीक है, स्मॉल पी से। कैपिटल पी से हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। पी वेक्टर, कैपिटल पी वेक्टर क्या होता है, बट डाइपोल मोमेंट को हम लोग छोटे वेक्टर, छोटे पी से डिनोट करेंगे, ठीक है, छोटे पी, स्मॉल पी से, ओके। और इसके बारे में कुछ और बातें मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं पहले क्या। डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम। डिफिनीशन सब अपना पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ओके। चलिए, डाइपोल के बारे में अगर बात की जाए तो क्या बोला जा रहा है कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू जो सेपरेशन का डिस्टेंस होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट जो लेंगे दैट इज अ डाइपोल मोमेंट। ये मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इस दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस दी है, सेपरेशन डिस्टेंस दी है। जनरली ये डिस्टेंस हम 2a लेते हैं, ठीक है, ये d को मैं हटा के यहाँ पे 2a करता हूँ। क्यों 2a लेते हैं इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ जस्ट थोड़ी देर में। अपने कन्वीनियंस के लिए हम ये 2a लेते हैं, 2l लेते हैं, ठीक है। सो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो p क्या हो जाएगा, 2a q हो जाएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड को लेंगे, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि सर यहाँ पे माइनस चार्ज भी तो है, तो माइनस चार्ज यहाँ लिख देंगे तो डाइपोल मोमेंट माइनस में आ जाएगा। सो इसी के लिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस निकल, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट का यूनिट के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, यूनिट के बारे में जस्ट मिनट मैं दूसरा को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यूनिट के बारे में बात की जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, चार्ज कूलम एंड लेंथ इज मीटर, कूलम मीटर, कूलम पर मीटर नहीं, कूलम पर मीटर भी अभी हम पढ़ चुके हैं, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर, ओके, कूलम मीटर, ठीक। पी के डायमेंशंस के बारे में अगर बात की जाए, m0, l1, t1, this is the dimensions of dipole moment, ठीक है। p is a dipole moment is a vector quantity, डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जब वेक्टर क्वांटिटी है सब कुछ डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन इसका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा। एक बार कन्वेंशन हम लोग ले चुके हैं अपने यूज के लिए, तो इसी के लिए इसमें कोई ऐसा ऐसा ये नहीं है कि ये कहीं से आ रहा है, बाई कन्वेंशन हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। माइनस चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट, direction of dipole moment is from negative charge to positive charge, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब इसमें एक और चीज मुझे बतानी है जो कि आगे चल के आपको यूज होगा, दैट जस्ट मिनट, हाँ। अगर मैं इसको एक बंद सिस्टम में रख दूँ, आप लोग सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिस्टम बस ऐसे समझिए कि जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ, यानी कि इस सर्कल मैंने बना दी, इस सर्कल के अंदर क्या है, मेरा सिस्टम है, और सर्कल के बाहर जितना भी चीज़ है वो मेरा सराउंडिंग हो जाएगा। तो अगर मैं सिस्टम की बात करूँ, इस सिस्टम की
तो इस सिस्टम के अंदर नेट चार्ज, टोटल चार्ज अगर इनक्लोजिंग की बात की जाए क्यू टोटल की, तो ये कितना होगा? आपको पता है चार्ज क्या होता है, आइडेंटिटी को फॉलो करता है, एडिटिव आइडेंटिटी को, दैट इज टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस क्यू और प्लस माइनस क्यू, यानी कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक चीज आप यहाँ से ये पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो या इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। टोटल चार्ज की अगर बात की जाए तो वो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है इतना चीज, डाइपोल में सब कुछ मैंने बता दिया आपको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे एसआई यूनिट की बात हो चुकी है, दिस इज एसआई यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट, ओके। इसकी एक होती है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होती है, डिबाई, डब्ल्यू एच डिबाई नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिसके नाम ऑनर में ये दिया जाता है, डिबाई नाम के यूनिट, ठीक है। और एक डिबे का कन्वर्जन आप देख सकते हैं इस तरीके से, एक डिबे बराबर क्या होता है, एक डीबी बराबर 3.3 इंटू 10 का पावर माइनस 30 कूलम, ठीक है। ये हो गया ना कन्वर्जन। ऑल दो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी, कभी कभी एज एन आपको मैं अवेयर कर रहा हूँ कि बोर्ड में कभी कभी, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पर्टिकुलर बात करूँ, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कुछ भी पूछ दिया जाता है। तो इसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बस थोड़ा सा आइडिया रहे कि डिवाई किसका यूनिट होता है, इसी के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट वो डिवाई होगा, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के कारण से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यार आई एम सॉरी, इट्स टू मच नाउ। अब अभी से कोई पॉज नहीं, अभी से एक सिर्फ मैं पूरे लेक्चर को मैं खत्म करूंगा, ओके। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। एक्सियल पॉइंट क्या बोलते हैं सर, इसी एक्सिस के दौरान, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा डाइपोल है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड ये आपको दिख रहा है, ये मेरा प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ठीक है। मुझे यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट सामने यहाँ पे, इसी पॉइंट, इसी डाइपोल के एक्सिस पे, तो दिस इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट, ओके। अगर ये डाइपोल है, इसके मैं यहाँ कहीं निकालता हूँ ये, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके, या साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑन पोजीशन इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट को, ठीक है। देखिए इस फिगर को आप डिस्कार्ड कीजिए, मैं अपना फिगर खुद बनाऊंगा, आई हैव इनफ स्पेस, ठीक है। या चलिए इसी में मैं बताता हूँ, ठीक। देखो ये डाइपोल मेरा बना, माइनस चार्ज प्लस क्यूचर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 2a, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया, ये डिस्टेंस ये हो गया, ठीक। इस m पॉइंट से जो है, सो इस p पॉइंट की डिस्टेंस की मैंने एज्यूम की है r एज्यूम की है, क्लियर है ये चीज। आई होप दिस फिगर इज विजिबल टू यू ऑल गाइस, दिख तो रहा है मुझे, चेक चल। सो इस डिस्टेंस को मैंने r एज्यूम किया, यहाँ पे कंसिडरेशन आपको लिखना पड़ेगा, आई होप ये चीज आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग 11th-12th के बच्चे हैं, आप लोग ये चीज लिख सकते हैं, क्या कंसिडरेशन मुझे लगा, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज q एंड सेपरेटेड एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी 2a, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मैंने कितना लिया है, 2a, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2a, ठीक। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट at a distance r from the midpoint of the dipole, ठीक है, from the midpoint of the dipole we have, ठीक है। इतना लिखने के बाद आगे हम लोग कर रहे हैं, we have के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, या इसको बी पॉइंट बोला गया,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस क्यू में करता हूँ तो उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के, अभी इसको मैं सेपरेटली पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकता हूँ, सुपरफिशियल प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था। इसको मैं सेपरेटली पॉइंट चार्ज, इसको मैं सेपरेटली पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकता हूँ। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने लग जाता है तब क्या करता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो क्यू हमें पता है बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। व्हाट इज दिस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन? सेपरेशन की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेपरेशन के कितने हैं, आर माइनस ए। ये चीज आपको दिख रही है आई गेस, ठीक है। ये अगर पूरा आर है और ये ए है तो ये कितना बचेगा, आर माइनस ए बचेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस ए, ठीक। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस ए, ठीक। चलिए, ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट का कितना है बच्चा, दिस डिस्टेंस बच्चा, दिस डिस्टेंस में बच्चा आर माइनस ए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूँ माइनस क्यू चार्ज के कारण तो वो कितना हो जाएगा बच्चा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है बच्चा, माइनस क्यू चार्ज कितने दूरी पे है, आर प्लस ए पे है। ये चार्ज, ये डिस्टेंस आर प्लस ए पे है, ठीक है। आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट में मैं बात करूँ इधर की तरफ हो जाएगा क्या, एक चीज आप देख पा रहे हो, प्लस क्यू चार्ज है, इधर लगाएगा इस पॉइंट पे, फील्ड कैसा होगा इसका, डाइवर्जिंग फील्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा ये बाहर की तरफ। और वही अगर नेगेटिव चार्ज के कारण मैं बात करूँ तो ये किधर आएगा, रेडियली इनवर्ड आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है ई डी टू प्लस क्यू एंड दिस इज ई डी टू माइनस क्यू। अब ऑल दो ई डी टू प्लस क्यू का डिस्टेंस क्या है, कम है, तो ये मैग्नीट्यूड में ग्रेटर होगा, ठीक। अगर ये चीज समझ में नहीं आए मैंने क्या बोला अभी तो इसको आप 2 मिनट के लिए इग्नोर कर सकते हैं, आप बस जैसा मैं कर रहा हूँ वो आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, बच्चे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के मार्क्स मिलेंगे। सो मैंने जो कंसिडरेशन आपको बताया है वो आप लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ओके, ठीक है। हर चीज़ आप पेन डाउन करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। वैसे एग्जामिनर को पता नहीं रहता है कि आपको क्या सब आता है, मुझे पता है आपको क्या सब आता है, आपको सब कुछ आता है, बट एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपको क्या सब आता है। सो इसी के लिए आपको हर चीज़ को पेन डाउन करना पड़ेगा, हर चीज़ को, ओके। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाई, ठीक है। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सर वेक्टर क्वांटिटी होता है। पहला तरीका ये है, दो वेक्टर है मेरे पास दिया हुआ है, दोनों वेक्टर के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट मैं निकालूं जो मैंने पढ़ा है तरीका उससे, ठीक। और दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वेक्टर, उसमें बताया हुआ है कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा माइनस छोटा कर देना और बड़े के डायरेक्शन में कर देना, ठीक है। बड़ा माइनस छोटा कर देना। तो मुझे पता है ई बी बड़ा है। अब ये कैसे पता है मुझे, क्योंकि ये चीज़ छोटा है, ये चीज़ छोटा है, तो दिस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ बड़ा है तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा हो जाएगा, ओके। सो मैं क्या करूंगा, ई डी टू प्लस क्यू माइनस ई डी टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाई E at point P is given by electric field due to plus Q charge minus electric field due to minus Q charge। ये माइनस क्यों आ रहा है ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए था, ये माइनस क्यों आ रहा है आई गेस आपको ये चीज क्लियर रहना चाहिए। माइनस किस लिए आ रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ओके। सो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डालना है मुझे, ठीक। चलिए, E at point P, I hope this thing is visible, E at point P बराबर E डी टू प्लस क्यू चार्जेस के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस ई डी टू माइनस क्यू इज के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे, अब मैं यहाँ पे एक सीधा फॉर्म लिख सकता हूँ या फिर आप लोग को समझा के भी कर सकता हूँ, 1 बाई आर माइनस ई का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर,
अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझा रहा हूँ, ऑल्दो मैं इसे रब कर दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये देखिए ये तो अपने अपने भागते रहता है कभी कभी। आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर है। अगर मैं एलसीएम लूंगा, अगर मैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर अगर मैं करना चाहूँ, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जस्ट अ मिनट, मैं इक्वल टू को नीचे लाता हूँ क्योंकि उस साइड वाला चीज़ आपको दिखेगा नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी जस्ट, हाँ, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए और इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत आपको इंडिविजुअल स्क्वायर कीजिए या फिर होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमें पता है ये आर माइनस ए और आर प्लस ए का आइडेंटिटी बनाता है, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है, कर सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ में बच्चों को दिक्कत होता है जनरली, तो इसीलिए मैंने इसे इलैबोरेट कर दिया, ठीक है। और आपको अगर आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलिए, सो ई एट पॉइंट पी, मैं इसका एलसीएम क्या लिखूंगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इधर क्या आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको आप लोग खोलेंगे, मैं खोल दूँ, इसको खोल लेना बच्चा, ठीक है। चलो खोल देते हैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। आई हैव इनफ स्पेस, मैं खोल देता हूँ, सब कुछ खोल देता हूँ, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, के क्यू, अब ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ से आएगा, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस टू ए आर, अब माइनस आएगा, इधर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर, ओके। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा पूरा, माइनस आर स्क्वायर बनेगा, माइनस ए स्क्वायर बनेगा, आर स्क्वायर से आर माइनस आर स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कटेगा, टू ए आर यहाँ प्लस का है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज टू ए आर प्लस टू ए आर, ये कितना हो जाएगा, फोर ए आर बन जाएगा, ओके। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा आपको, ये कर लेंगे एक बार आप लोग, फोर ए आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चा पार्टी, के इनटू टू ए क्यू, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, टू के इंटू टू ए क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। और यहाँ पे टू ए क्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज माई डाइपोल मोमेंट, यानी कि पी है ये मेरा, ठीक। सो ई एट पॉइंट पी बराबर टू के ई इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ओके। ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का रिजल्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक। बहुत सारे टीचर्स होते हैं बच्चों को बस एक एक केस रटवा देते हैं, तो वो केस मैं भी आपको करवाऊंगा, बट वो केस मैं रटने नहीं बोलूंगा, ठीक है। आपको हमेशा कौन सा रिजल्ट याद रखना है, ये वाला रिजल्ट याद रखना, ठीक है, ठीक। चलिए, डन, आई एम डन हेयर। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मेरा निकल गया, टू के पी में। अगर मुझे इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, अगर मुझे इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है बच्चा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है, जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज हाइलाइटर। इसको मैंने दिस माइनस दिस किया है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, ई नेट, ये आ जाएगा मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ जा रहा है, यही डायरेक्शन तो है सर, यही वाला डायरेक्शन तो है आपका फील्ड का, यही वाला डायरेक्शन, यानी पी कैप के डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यानी कि मेरा पी कैप के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बराबर टू के पी कैप या पी वेक्टर इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर, ये वेक्टर फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का।
अब इसी में एक केस होता है, जनरली जो होता है ना बच्चा, ये फिर एक केस में करवा देता हूँ, बट जनरली यही चीज होता है फॉर आर ग्रेटर देन ए। जैसे कि आप लोग डाइपोल केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, तो डाइपोल केमिस्ट्री में क्यों पढ़ाया जाता है कि सर वहाँ पे जो होते हैं बॉन्ड्स बनते हैं, और उस बॉन्ड्स के बारे में हमें पढ़ाया जाता है डाइपोल के फॉर्म में, ठीक है। तो बॉन्ड का लेंथ कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? एंगस्ट्रम्स की टर्म्स में होता है, एंगस्ट्रम एज इन, अरे हो जा भाई 90 पे। चलिए, बॉन्ड का लेंथ कितना होता है, एंगस्ट्रम्स में होता है, यानी कि 10 का पावर माइनस 10 में होता है, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है, मान लीजिए ये बॉन्ड है, इसका लेंथ कितना होगा, 10 का पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे ऑब्जर्व करूंगा तो कम से कम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तो होगी ना। मेरा एल टी डी क्या होता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन, आपको अगर याद हो तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो सर मैं अगर देखना है उसे तो कम से कम मैं 20-25 सेंटीमीटर से तो देखूंगा ये। तो यानी कि बात हो रही 10 के पावर माइनस 10 मीटर की, या फिर इसको यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और मैं देख ही से रहा हूँ 25 सेंटीमीटर से। तो ये चीज जो है ये जनरली बहुत छोटा है, ये चीज क्या है, बहुत छोटा है कंपेरिजन टू मेरा डिस्टेंस जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वही बात है सर, आर मेरा क्या होता है, जनरली बहुत बड़ा होता है। आर जो होता है ये मेरा, ये बहुत बड़ा होता है कंपेरिजन टू डाइपोल का लेंथ, कंपेरिजन टू डाइपोल का लेंथ, ठीक है। सो इसी के लिए ये चीज मैं लिख रहा हूँ, ये केस मैं करवा रहा हूँ, ठीक। कि आर जब बहुत बड़ा हो इससे, तो सर यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा, ये लगभग लगभग आर स्क्वायर के बराबर होगा, लगभग लगभग। ए स्क्वायर 10 का पावर माइनस 8, 10 का पावर माइनस 16 करेंगे हम लोग, और 10 का पावर माइनस 16 करेंगे उसको हम 25 25 600 625 माइनस 10 का पावर 25 करेंगे, 10 का पावर माइनस 18 था 16। इसका ऐसा कोई मीनिंगफुल नहीं रह जाता ये 0.0000 10 का पावर 15 14 जीरो तक आते रहे, ये कोई ऐसा मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मुझे दे रहा। इसी के लिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डिस्कार्ड कर रहा हूँ। ओके, ओके, ठीक है। सो तो मुझे क्या है, ये लगभग लगभग मैं इसे क्या कंसिडर करो, आर स्क्वायर के बराबर। तो अब आर स्क्वायर की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर मैं दिखना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फिर क्या लिखूंगा, 2 k p r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, इसकी जगह पे मैं आर स्क्वायर लिखूंगा। आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आर का पावर 4। अब ये आर का पावर 4 है, ये आर का पावर 4 है, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास आर क्यूब, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड विथ ई एट पॉइंट पी बराबर 2 kp बाई आर क्यूब, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो ये क्या लिखेंगे, 2 k p वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल गाइस, ठीक है। ये चीजें आपके लिए क्लियर हो, ओके। ये एक स्पेशल केस हो गया एक्सेल पॉइंट पे, ठीक। आई गेस वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, मेरा माइंड अभी तक शांत नहीं हो पाया, ओके। देखो तुम लोग गधा सब है, क्या सब है, गधा सब, गधों, मेरे प्यारे गधों। हाँ, फॉर एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं या सेम डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में है, ठीक है। एंगल बिटवीन दो वेक्टर इज 0 डिग्री। क्लियर है इतना चीज, क्लियर है इतना चीज। ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट का सारा किस्सा खत्म, ठीक। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में जल्दी जल्दी करवाता हूँ, आई होप इसके बाद कुछ ना हो, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, ठीक। एट इक्वेटोरियल एक्सिस या फिर ब्रॉड साइडल पोजीशन से मैं बोलता हूँ, ये मेरा दूसरा नंबर चीज है, ठीक। सेकेंड, ठीक। चलो देखो,
आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये बॉन्ड लेंथ, ये लेंथ कितना मैं लेता हूँ ए, और ये भी लेंथ मैं कितना लेता हूँ ए लेता हूँ, यानी कि टोटल डाइपोल का लेंथ कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पी कहाँ से लिखा, ये बात आपको पता समझ में आई ना बच्चे, पी कहाँ से लिखा मैंने 2a क्यू, ये मैंने लिखा डाइपोल मोमेंट पी बराबर 2a क्यू होता है। ठीक है, सो अगर आप बोर्ड में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर पी बराबर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लिखेंगे वेयर पी बराबर 2a क्यू विच इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, ये चीज आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ब्रॉड साइड एंड पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये आर वेक्टर है। सो सो इस पे चार्ज मैं ज्यूम कर लेता हूँ, ज्यूम चार्ज है प्लस क्यू, जिसके पास माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, देखो ये पॉइंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना पॉइंट पी पे, इस चार्ज के कारण से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर का होगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण से फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इसको मैं क्या बोलूँगा ई डी टू माइनस क्यू चार्ज, ई डी टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और ये लेंथ कितना आएगा बच्चा, दिस लेंथ कम्स आउट टू बी, ये आर है, ये है, ये मेरा आर है, ये मेरा ए है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, बेसिक मैथ्स में मैंने कल ही पढ़ा है ये चीज़। ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर। ओके, चलिए दिस इज माई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज माई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो निकालना शुरू करते हैं हम लोग अपना, यहाँ पे भी कंसिडरेशन हमें लिखना पड़ेगा, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, having charge plus having charge q and the distance of separation be 2a. ठीक है, to find an electric field at point p on the broad side on position at a distance r from the midpoint of the dipole we have। ठीक है, इतना चीज लिखने के बाद हम लोग आगे अब लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना आ रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, वट इज दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस क्यू चार्ज कितना डिस्टेंस पे, प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिस्टेंस पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर का होल स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हो रहा है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस स्क्वायर कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इस पॉइंट चार्ज के कारण से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है पी पॉइंट पे, तो क्या मैं लिखूंगा के पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मेरा कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है, यस। ठीक, अब अगर मुझे लिखना होगा ई डी टू माइनस क्यू चार्ज, तो मैं कितना लिखूंगा के क्यू डिवाइडेड बाई सेम आ जाएगा ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं ई डी टू प्लस क्यू बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही क्या आ जाएगा ई डी टू माइनस क्यू चार्ज भी आ रहा है। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, दोनों दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। अब ये मैग्नीट्यूड में तो सर इक्वल है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट इनका डायरेक्शन अलग अलग है। जस्ट अ मिनट, आई गेस इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। ठीक, अब ये चीज़ क्लियरली विजिबल होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, हमको डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा, अलग अलग लेना। अब ये डायरेक्शन क्या है दोनों, सॉरी अलग अलग है, डायरेक्शन दोनों अलग अलग है, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, नेट रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। हाउ डू वी फाइंड द रिजल्टेंट, दैट्स द क्वेश्चन। यानी कि मेरा रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा, दिस इज माई ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ओके, ये मुझे निकालना है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, ये एंगल को, इसको मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक, पहला तरीका मेरे पास है, इस एंगल को मैं थीटा मानूं, दोनों तरीके मुझे थीटा मानना पड़ेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो सर मुझे पता है ये दोनों साइड्स क्या है, बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर है,
तो ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है इतना अच्छे से? ठीक है। पहला तरीका हमको क्या निकालना, पहला तरीका हम कैसे निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर हैं, दो इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है, दो इक्वल वेक्टर है ई डी टू प्लस क्यू एंड दूसरा वेक्टर है ई डी टू माइनस क्यू। दोनों के बीच में एंगल है 2 थीटा। इस दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल लीजिए। पहला तरीका ये होगा। क्लियर है? रिजल्टेंट का हमें फॉर्मूला आता है आर बराबर रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला तरीका वो हो जाएगा हमारा। दूसरा तरीका इसको हम कर सकते हैं कि सर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके भी इस काम कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके, ठीक है, एज बिकॉज वो छोटा पड़ेगा और वो मुझे आसान पड़ेगा, इसी के लिए मैं उस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें साइन वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, या मैं इसी तरीके से, किस तरीके से कर दूँ, मेरे पास पेजेस तो हैं, मैं देखता हूँ दोनों तरीके से मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बाद में करूँगा, इसको मैं बाद में करूँगा। चलिए पहले हम करते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर दे रखा है। दिस इज माई ई डी टू प्लस क्यू वेक्टर, दिस इज माई ई डी टू माइनस क्यू वेक्टर। ठीक, क्लियर है इतना चीज? अब सर ये एंगल थीटा दे रखा है। ओ मागो, ये क्या हो गए, ये एंगल थीटा दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है। ठीक, सो दिस एलिमेंट विल बी ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा। इसको मैं क्या बोलूंगा, ई ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा। ये चीज आप लोग को आता है क्या कि एंगल के साथ वाले को कॉस बोलते हैं, एंगल से दूर वाले को साइन बोलते हैं। ठीक है, दिस थिंग विल बी कॉल्ड ई ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा ऑल दो, और इसको मैं क्या बोलूंगा, ई ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा। अब मुझे पता चल रहा है क्या सर कि ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ई डी टू प्लस क्यू, ई डी टू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ये चीज आपको पता है, ई डी टू प्लस क्यू, ई डी टू माइनस क्यू दोनों सेम है, यानी कि ये वेक्टर दोनों सेम होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसल आउट कर जाएगा। सो आई एम लेफ्ट विथ दिस वेक्टर ओनली, ई डी टू प्लस क्यू कॉस थीटा और दूसरा ई डी टू माइनस क्यू कॉस थीटा। ये दोनों वेक्टर मेरे पास बच रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस दोनों वेक्टर के कारण। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आपको लिखना क्या पड़ेगा कि रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स ऑफ ई डी टू प्लस क्यू चार्ज एंड ई डी टू माइनस क्यू चार्ज, वी गेट ई डी टू प्लस क्यू चार्ज का रिजॉल्व कीजिएगा कंपोनेंट। यहाँ पे आपको इसके बाद लिखना पड़ेगा, एज यू कैन सी फ्रॉम द figure that the sign component of the e due to plus q charge and e due to minus q charge are equal and opposite in direction, so it will get cancelled out. We are left with e due to plus q charge, e due to plus q charge cos theta and e due to plus minus q charge cos theta, which lies the same direction. ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन मुझे करना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैंने नाम क्या दे रखा है, ई डी ई एट पॉइंट पी मैंने नाम दे रखा है। ई एट पी क्या होगा, निकालूंगा ना, ये क्या हो जाएगा, e due to plus q charge cos theta and what will be another plus e due to minus q charge cosine of the theta। ठीक है, अब आपको पता है कि e due to plus q charge and e due to minus q charge are same, these two things are same, ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज cos theta भी सेम होगा। सो इसको मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ 2 e due to plus q charge और cos theta। इतना मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल में cos theta निकालना चाहूँ, इस ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूँ तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा इज गिवन बाय बेस बाय hypotenuse, base by hypotenuse. What is base? Base is a and hypotenuse is root under r square plus a square. Okay, r square plus a square. ठीक है, so देखें e at point p बराबर twice of e due to plus q charges, e due to plus q charges, q divided by
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं सर? ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ, अभी जस्ट आपको समझ में आए। और कॉस थीटा की जगह पर मैं क्या लिख दूँ? ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना चीज़ ठीक है। तो यानी कि डिनोमिनेटर में सर इसका स्क्वायर है, ये एक और मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, तो इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा था कि आपको समझ में आ जाए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मैं क्या लिखूंगा? के इंटू टू ए क्यू। यहाँ पे टू ए क्यू मैं क्या कर रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मैं क्या लिख सकता हूँ? के इंटू पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर है ये चीज़? आई होप ये चीज़ क्लियर हो। आई होप ये चीज़ क्लियर हो। आई होप ये चीज़ क्लियर हो। ओके, ये चीज़ मैंने क्या लिखा? रूट हटेगा, पावर 1/2 आ जाएगा, 1/2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, टू ए क्यू की जगह पे पी लिख दिया। ठीक है, वेयर यहाँ पे एक चीज पी बराबर टू ए क्यू विच इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, विच इज डाइपोल मोमेंट। हाँ बच्चा, सो अब देखिए मेरा सब कुछ हो गया, ए डी टू पी आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसको अब रिजॉल्व करना है, इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में जानना है क्या होगा। ठीक है, ई एट पॉइंट पी क्या कर दूंगा मैं? अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया किस डायरेक्शन में आया है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया है, इस डायरेक्शन में आया है। ठीक, अब इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा? व्हाट वी कॉल दिस डायरेक्शन। मेरा पी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, इस डायरेक्शन में होगा मेरा पी वेक्टर, इस डायरेक्शन में होगा ना बच्चा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस पी कैप डायरेक्शन में। ये चीज आप जान पा रहे हैं, यहाँ से आप ये चीज क्लियर कर पा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के इंटू पी वेक्टर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पे के पी इंटू माइनस पी कैप वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये हो गया डायरेक्शन के साथ। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। नेगेटिव साइन इज यूज्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे माइनस साइन यूज हुआ। कहीं कहीं पे आप देखेंगे इसको ऐसे भी लिख देता है किसी किसी बुक में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, क्लियर है? सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, व्हाट वी नीड टू डू नाउ, अब हमें एक केस पढ़ना है। जस्ट स्पेशल केस फॉर आर मच ग्रेटर देन ए। ये ऐसा क्यों केस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी आर स्क्वायर के बराबर ही ट्रीट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी को मैं क्या बोल सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? के पी बाई आर क्यूब। ठीक है, ऐसे लिखो, ऐसे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बराबर के पी के पी बाई आर क्यूब। ये आ गया मेरा एक स्पेशल केस। ठीक, या फिर इसी को वेक्टर के फॉर्म में अगर मुझे पढ़ना है तो मैं क्या बोलूँगा? के पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्लियर है इतना चीज़? ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा, दैट्स ऑल। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि जनरली हमेशा, हमेशा जनरली नहीं बोलो, ज़्यादातर टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है कि ई एक्सियल पॉइंट का वैल्यू कितना आया मेरा? 2 के पी बाई आर क्यूब ये आया है। ई इक्वेटोरियल पॉइंट का मेरा क्या आया है? के पी बाई आर क्यूब आया है।
ठीक है। आपसे पूछा जाता है ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल क्या होता है, ये रेशियो आपसे पूछ दिया जाता है। ये रेशियो कितना के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। आप इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, हमें 2 मिलेगा। ये डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केपी बाय आर क्यूब दोनों में से कट जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 2 ओनली। सो ये रेशियो के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास आई गेस, नथिंग लेफ्ट। ओके, चलिए एक बार शुरू से हम लोग देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या किया। हम लोग ने शुरू कहाँ से किया था, दिस इज ब्लैंक स्लाइड, ब्लैंक। डाइपोल का पूरा पोल खोल दिया सुन लो। हाँ, एक और बात बचा, ये डाइपोल का एक और केस होता है, ठीक है। पहला हमने पढ़ा एक्सियल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट। एक एक और केस हो सकता है कि सर जब वो किसी, ऐसा मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझदार होगा उसमें, ठीक है। या फिर वो मैं कर भी देता हूँ, एट एनी पॉइंट, इसको मैं करवाऊंगा नहीं, ही। एक डाइपोल ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे किसी पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, ठीक। ये चीज़ आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए बिल्कुल रिलेटेड है, इसीलिए क्लास में नहीं करवाया गया। ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल सीरीज जो होगा उसमें मैं इसे करवा दूंगा। हार्डली 2 मिनट और लगेगा, वो मैं आपको न्यूमेरिकल सीरीज वाले में करवा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के एग्जाम के लिए, बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने अपनी पढ़ाई शुरू की है सर चार्ज डेंसिटी से। चार्ज डेंसिटी बोलिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए। 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है, लीनियर, लेमडा बराबर क्यू बाई एल, एरियल, सिग्मा बराबर क्यू बाई एन, एंड वॉल्यूमेट्रिक, रो बराबर क्यू बाई वी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी पढ़ा। इसके बाद हमने डाइपोल की पोल खोलना शुरू किया, डाइपोल पढ़ा, इक्वल एंड अपोजिट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट पढ़ा। डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 2a के बराबर होता है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला डाइपोल मोमेंट के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला डाइपोल मोमेंट के कारण। कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ओके। एक्सियल पॉइंट पे निकाला, एक्सियल पॉइंट पे हमारा कितना है, 2kp बाई आर क्यूब, 2kp r बाई, अगर मैं पूरा लिखूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर स्क्वायर, ठीक है। ये आया मेरा, इसी को मैंने 2kp बाई आर क्यूब भी कर दिया है, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू 2kp बाई आर क्यूब, ठीक है। और मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या आया रिजल्ट, ये कितना है, सॉरी kp बाई आर क्यूब, kp बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये आया यस, डिवाइड बाय, ये कितना आ जाएगा, kp बाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ हमने पढ़ा है, दैट इज ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल क्या होता है, ई एक्सियल, सॉरी ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल भी आप देख सकते हैं, हमेशा 1/2 हो जाएगा ये। चलिए, ये इतने ही चीज़ मैंने आज पढ़ा है आपको। एक बार आराम से बैठ के नोट्स को देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और जो भी दिक्कत हो आप मुझसे टेलीग्राम से पूछ सकते हैं, ओके। चलिए, दैट्स एंड फॉर टुडेज क्लास। और मैंने जो भी बातें बोली हैं उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा और थोड़ा ध्यान से लोग समझिएगा इस बारे में, ठीक है। चलिए, आप लोग हम नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं, सिंप्लीफाई से, और कुछ डीपीपी शेयर किए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन के 5-6 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, 5-6 नहीं 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो आप देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सिंप्लीफाई टेली इंस्टाग्राम चैनल पे। फिर से मैं फॉर्मल कर रहा हूँ, चलिए, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।